ओम नमः कालात्म ब्रह्मणे। परमादरणीय यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, जिन्होंने वेद ज्ञान व्याख्यान माला के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में हमें यह अवसर उपलब्ध कराया। साथ ही मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं, जो हमारे वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र से सन्नद्ध आदरणीय गुरुजन हैं, मित्रवर हैं, विद्वानगण हैं एवं महामना को नमन करते हुए हमारे के जो अनुरागी हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रति जो समर्पित हैं, जो निष्ठा रखने वाले हैं, ऐसे सभी सुधीजनों को मैं अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है संदर्भित ज्योतिर्विज्ञान और उसकी सामयिक चुनौतियां क्या हैं। ऐसे तो हमारे ज्योतिर्विज्ञान की प्रसिद्धि समस्त वैदिक वांग में परिचित है, ज्योतिष शास्त्र वेदांगों में परिगणित है, नेत्र रूप में स्थान दिया गया है वेदांग, और वेदांगों के द्वारा ही अंगिका वेद का जो स्वरूप है वो निरूपण किया गया है। वेदांगों के अभिज्ञान के बिना, वेदांगों के सब विज्ञान के बिना हम वेद विहित जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जो विषय हैं, उनका अर्थावगाहन सम्यक नहीं कर सकते। यह हमारी ज्योतिष शास्त्र की एक उतनी ही प्राचीन परंपरा है जितनी प्राचीन परंपरा हमारे वेद की है। और यही कारण है कि यह शास्त्र काल विधायक शास्त्र के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ था। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रयुक्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञः तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम जो जो उसी संवेति सवेद यज्ञान। इस तरह की बातें आचार्य करते हैं, क्योंकि काल वेद में विहित जो कर्मकांड का जो भाग है उसमें जो काल का निर्धारण इसकी सहायता से हम करते हैं। ऐसे काल विधान शास्त्र काल के समस्त अवयवों का निरूपण छोटी सी इकाई से प्रारंभ करके कल्प पर्यंत एक लंबी काल की गणना की जो इकाइयां हैं, इसको व्याख्यायित करता है। मित्रों, कोई भी शास्त्र, कोई भी परंपरा जो दैर्घ्यकालिक के लिए होती है और खास करके जिसका संबंध गणित से है, गणना से है, क्योंकि काल की गणना करना ही ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। और काल की गणना का जो मूल है, काल कलना का जो है, वे हमारे ग्रह हैं। अर्थात ग्रहों के द्वारा हम काल का अभिज्ञान करते हैं और उस काल के शुभाशुभ खंड भी हमारे ग्रहों के द्वारा ही संकेतित हैं। ग्रहों के द्वारा ही वो बताए गए हैं कि कौन सा काल का खंड अच्छा होगा, कौन सा काल का खंड बुरा होगा। ऐसी परिस्थिति में काल का जब चिंतन आप करते हैं, अब जब आप चिंतन करते हैं तो गणितीय परंपरा के आधार पर करते हैं। एक एक छोटी छोटी इकाइयों को इकट्ठा करके बड़ी इकाई बनाते हैं, फिर
घटी का निर्माण करते हैं, फिर घटी से दिन में परिणत करते हैं, दिन से फिर पक्ष में करते हैं, मास में करते हैं, वर्ष में करते हैं, फिर वर्षों का समूह बनाते हैं, आदि आदि आदि। इसी तरह ग्रहों की जो इकाइयां हैं, ग्रहों के परिगणना की जो इकाइयां हैं, हम छोटे से अवयव से शुरू करते हैं, अशु से, और फिर बढ़ाते 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 उसको कला में परिणित करते हैं, फिर अंश में परिणित करते हैं, फिर राशि में परिणित करते हैं, फिर भगण में परिणित करते हैं, बड़े बड़े समूहों में उसको विभाजित करके हम काल के खंडों का परिज्ञान करते हैं। सच तो यह है कि जब भी हम गणना करते हैं काल की गणना, तो हमारा मानक एक निश्चित अवधि तक जाकर के सीमित हो जाता है। उसके बाद की जो अग्रिमांक होता है वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता है, हमें छोड़ना पड़ता है। सबको ग्रहण करके हम उसकी गणना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से मनुष्य व्यवहार के लिए हमें सूक्ष्म से आना ही पड़ता है, अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के उपयोगी जो चीजें हैं वो व्यक्त में ही हैं। अब जो अग्रिम शेषांक हमारा छूट गया, कालांतर में जाकर के वो एक बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न करता है। यदि उस अंतर का समन्वय हम अपने गणितीय प्रविधि में नहीं करते तो एक बहुत बड़ा वह विकार रूप ग्रहण करता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी उदाहरण आपको दें, प्रतिदिन 1 सेकंड आपकी घड़ी अगर स्लो हो जाती हो तो 2 महीने में आसन्नतया 1 मिनट का अंतर वह ला देगी। अभी इस अनुपात से जब 2-4 वर्षों के बाद गणना करेंगे तो जो और संसार की घड़ी है उस घड़ी से आपका समय अलग हो जाएगा। क्या माने? अब आपकी घड़ी को ठीक माने कि संसार की घड़ी को ठीक माने? संसार की घड़ी क्या करती है? वो अपने विकारों को प्रति वर्ष या प्रति मास या प्रति पक्ष या प्रति दिवस अगर अंतर को सुसंस्कृत कर लेती है तो निश्चित रूप से वो ही घड़ी सर्व प्रमाणिक है। हम नहीं कर पाते उस अंतर को ग्रहण करके उसका संस्कार किसी इक्वेशन के माध्यम से यदि उसका हम संप्रयोग नहीं कर पाते, समन्वय नहीं कर पाते, वह बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न कर देता है। और जब उत्पन्न करेगा काल में अंतर, तो जो काम 10 बजे होना है वो आपकी घड़ी से 9 बजा रहेगा। जिस कार्य का मूर्त रूप बैसाख में होना चाहिए आपके यहां भी चैत्र ही होता रहेगा अथवा ज्येष्ठ हो जाएगा। तो बैसाख विहित जो धर्म कृत्य के फलों की उपलब्धि हमें कहां मिलेगी? यदि नहीं मिलेगी तो हम क्यों करें? व्रत, त्योहार, पर्व, उत्सव आदि इसका व्यवहार क्यों करें? जब हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने लिखा कि इस मास में इस व्रत को करने से ये लाभ होते हैं, और उस मास, व्रत, पर्व, त्योहार का दिन ही परिवर्तित हो गया कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रयुक्तः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे उदिते जी काल ही पता नहीं, बसंते ब्रह्मणो अग्निमादधीत बसंतस्य ज्ञानम सम्यक्तया अस्माभिः न कर्तुं शक्यते, कदा प्रवृत्ति आरभ्यते। मित्रों, ऐसी परिस्थिति में हम आज आ गए हैं और ये चुनौती रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया है। यह अंतर, मूल यही है।
क्या, लेकिन एक इस मूल के पीछे केवल एक ही कारण है, कालम एकम मेव कारणम वर्तते यत्र न कदापि बहूनि कारणानि सन्ति यत्र। बहुत सारे कारण हैं इस चुनौती के। क्यों? क्योंकि हमारा मान परिवर्तित होते दिख रहा है। एक समय था जब हमारे आचार्य गणित के बल पे बंद कमरों से बैठ करके जिस गणित की क्रिया के द्वारा अभिज्ञान करते थे, ग्रहों का सद्ज्ञान करते थे, वो आकाश में देखने पर भी वही मान आता था। आज वह परिवर्तित हो चुका है और आकाश में जो देखने की प्रक्रिया है, जो प्रविधि है, वो भी परिवर्तित हो चुकी है। आज टेलीस्कोप से महंगे महंगे टेलीस्कोप जिसका बड़े बड़े डायमीटर के हैं, बड़े बड़े रेडियस के जिनके वो हैं, उसके माध्यम से साक्षात ग्रहों का मान लेकर के गणितीय कंप्यूटर की प्रणाली से लेकर के रोज रोज का, प्रति घंटे का नहीं, आप कहिए तो एक एक मिनट का पोजीशन ग्रहों का आता रहता है, वहां हम साक्षात देखते रहते हैं। और जो घर में बैठ करके हम जिस गणितीय प्रविधि से ग्रह बना रहे हैं, उसमें और इसमें भिन्नता है। इस भिन्नता को कैसे, इस भिन्नता के आधार पर कैसे फलादेश करें, इस भिन्नता के आधार पर कैसे परिगणना करें, इस भिन्नता के आधार पर हम क्या क्या करें, तो आपके समक्ष छोटी सी परिचर्चा लेकर मैं क्या, यही मुख्य मेरा जो लक्ष्य है, यही है, यही कारण होता है। इदम एव प्रधानभूत कारणम वर्तते। और इसको हम दो दृष्टियों से इस चुनौती को देख रहे हैं। जो सामयिक चुनौतियां आज उत्पन्न हुई हैं इस समय ज्योतिर्विज्ञान के लिए, ज्योतिर्विज्ञान के संदर्भ में, ज्योतिर्विद्या के संज्ञान में, दो दृष्टि से हम उसका भी ज्ञान कर सकते हैं। मैं पहली चर्चा करूं शास्त्रीय दृष्टि से। चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित हो गई। मित्रों, सबसे पहली बात ग्रह गणना, जिसकी मैंने अभी पूर्व में चर्चा की। हमारी जो ग्रह की परंपरा है, तीन प्रविधि पे आधारित है। एक तो हम सृष्टि काल से करते हैं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ग्रह गणना की परंपरा है। दूसरी होती है जो युग धर्म जब प्रारंभ होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि। और तीसरी परंपरा में हम जिस शक में वर्तमान हैं हम, उस शक के प्रारंभ होने से ग्रह की गणना की परंपरा। लेकिन इस सब का मूल हमारा सृष्टि आदि की ग्रह परंपरा ही है। क्यों? वही एक सबसे बड़ा काल का बड़ा बृहत्तम खंड है। एक कल्प में, कल्प कुदिन में कल्प ग्रह भगण तो हर गण में क्या, हमारे ज्योतिष के भाई लोग जानते हैं। वही कल्प दिन में क्या, कल्प कुदिन में कल्प ग्रह भगण तो एक दिन में क्या, ग्रह की गति आ जाती है। त्रैराशिक अनुपात है। इस आधार पे जब भी आप बड़े कालखंड को लेकर के जब भी छोटी छोटी इकाइयों में आप बांटते हैं, तो निश्चित रूप से वहां एरर आता है, दोष उत्पन्न होता, त्रुटि आती है। जब भी किसी कालखंड को जितने टुकड़ा करेंगे, जितना ज्यादा टुकड़ा करेंगे, उतनी उसमें दोष आएंगे। अर्थ क्या निकला कि मूल जो सिद्धांत की जो परंपरा है, हमारे ज्योतिष शास्त्र की रागी जानते हैं, जो सिद्धांत की परिभाषा भी आचार्य करते हैं, त्रुट्यादि प्रलयंत काल कलना मान प्रभेद क्रमा चारश्च दिशदाम द्विधा च गणितम प्रश्नस्तथा सोतरः।
बोधिष्ण ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्तुच्यते उद सिद्धांतः स उदाहृतः एतादृशः सिद्धान्तः वर्तते। एतादृशं स्वरूपं तस्य परिकल्पितम् अस्माकम् आचार्यवर्यैः। अब मित्रों, उस सिद्धांत की परंपरा से आप गणना करके देखिए, ग्रह के मान आज वो नहीं आ रहे हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। तो ग्रह गणना हमारे लिए चुनौती के रूप में खड़ी है। ज्योतिष शास्त्र का मूल केंद्र बिंदु है वो। जब तक हमारे ग्रह ठीक नहीं होंगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। ग्रह बिना ज्योतिष की परिकल्पना ही नहीं हो सकती। और वो उस ग्रह गणना को हमें ठीक करने की जरूरत है। यदि हम अपने गणितों में संस्कार करके संगणक या प्रोग्रामिंग की सहायता लेकर के अपने मानों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे ज्योतिष की जो आगे की जिस जड़ पे ये पूरा वृक्ष खड़ा है, ज्योतिष रूपी वृक्ष खड़ा है, उसकी जड़ को बढ़िया ठीक रखना बहुत जरूरी है। उसे दूषित होने से बचाना ये हमारे सामने चुनौती है। अन्यथा ग्रहजन्य जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं सारी आज के डेट में प्रभावित हो रही हैं। इसका केवल कारण है ग्रह गणना। और इसको आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में आसानी से, क्योंकि गणित क्रियाओं का प्रोग्रामिंग करना मित्रों बहुत आसान है, क्योंकि सबका आपस में एक अच्छा समन्वय है, संबंध है। पूरे संसार का जितना गतिविधि है वो गणितीय ही तो है। और आप जितने सॉफ्टवेयर का निर्माण देख रहे हैं, चाहे जिस लैंग्वेज के माध्यम से आप देख रहे हैं, लैंग्वेज की तो बात ही नहीं है। वह गणित करना बहुत सरल है और इससे ग्रह गणना को ठीक किया जा सकता। तो ग्रह गणना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है शास्त्रीय रूप। क्यों? हमारे आचार्यों ने मान पढ़ा हुआ है, गणितीय प्रविधि बताई हुई है, हमें सिर्फ प्रक्रिया का ज्ञान बताया हुआ है। उन लोगों ने इनपुट में क्या क्या देना ये बताया हुआ है, तो आउटपुट अपने आप निकल जाएगा। यही काम है, ये आसान है, ये संगणक के माध्यम से आसान है। दूसरी जो शास्त्रीय चुनौती है वो है आज पंचांग की। क्यों? पंचांग बनते किसी हैं? इन्हीं सबों ग्रह के मानों से तो बनते हैं। आप देखें, एक स्थान पे 4 तरह के पंचांग। कोई कहता है मेरा ये मत है, कोई कहता है मेरा ये मत है, कोई कहता है मैं इस मत का हूं। हम पूछ रहे हैं 3 मत हैं, क्या 3 ठे ग्रह हैं? क्या एक ही सूर्य 3 अंशों पर विद्यमान रहता है? क्या एक ही दिन में? एक ही चंद्रमा 3 अंशों पे एक ही जगह पे विद्यमान रहता है? कहां एक कालावच्छेदेन? अगर नहीं होता तो इस सूर्य चंद्रमा से निष्पन्न होने वाले तिथियों में अंतर कैसे आ जाए? योग जो निष्पन्न होते हैं योजन करने में, वो कैसे हो जाएंगे? इस प्रकार इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो पंचांग पता नहीं कितने वर्षों से इसका इतिहास है, आज भी लोक परंपरा, संसार अगर ज्योतिष के नाम से परिचित है तो उसकी सबसे प्रमुख देन पंचांग है। गांव का ज्योतिषी, अल्पज्ञ ज्योतिषी भी, अल्प ज्ञान वाला पंडित भी उस पंचांग के माध्यम से संसार की गतिविधियों को आम जनों को बताया करता है। आज ये तिथि है, ये व्रत है, ये त्योहार है, ये कुंडली जन्मांक चक्र खींच देता है जन्म होते ही जाके जातक के घर में। हाँ ये आपका ये। और आज के पंचांग से आप देखिए, किसी पंचांग से बच्चा मांगलिक हो जाएगा, किसी से नहीं होगा। एक ही स्थान में आज चतुर्थी इस पंचांग में आज लिखी है, किसी में पंचमी किसी में दूसरे दिन लिखी हुई है। ये चुनौती नहीं है? हमारी अस्मिता के ऊपर अंगुली नहीं उठेगी? हमारा भूगोल नहीं बदल रहा, खगोल नहीं बदल रहा,
तो हमारा बीच का गोल कैसे गोल हो गया? ये हमारे सामने चुनौती के रूप में। ऐसा करना होगा कि कम से कम एक ही ग्रहमान लेकर के जितने पंचांगकर्ता, जितने को पंचांग बनाना है बनाए ना, हर विश्वविद्यालय बनाए, हर महाविद्यालय पंचांग बनाए, कम से कम ग्रह तो एक हों। तो जब ग्रह एक होंगे, एक मानक के होंगे, एक प्रामाणिकता के आधार पे होंगे, तो ये भेद तो उत्पन्न नहीं होगा ना। काशी में शिवरात्रि हम 2 दिन तो नहीं मनाएंगे ना, कम से कम लोगों का विश्वास तो हमारे ऊपर रहेगा ना। आम आदमी पंचांग को देख करके कहता है और उस पर वो पंचांग त्रुटिगत है, उसमें बहुत सारे अंतर हैं, भेद हैं। आम आदमी को भेद से क्या लेना देना? और उतना ही गणित उसे करना हो तो फिर ज्योतिषी की क्या जरूरत है, पंचांग की क्या जरूरत है, जब वो भगवान मान कल्प को दिन लेकर के ग्रह का निर्माण ही करे। तो मित्रों, तीसरी जो चुनौती है, मैं मानता हूं ज्योतिष शास्त्रीय पक्ष में आज अच्छे शोध का अभाव भी हो गया। यह भी एक चुनौती है। शोध के नाम पे जिस तरीके से शोध की जो परंपरा है, प्रणाली है, वो काम नहीं हो रहा है। केवल ग्रंथों का उद्धार हो रहा है। और ग्रंथों में क्या कहेंगे? छात्रों का उद्धार हम गुरुजन लगे हुए हैं करने में। कैसे हूं डॉक्टरेट की डिग्री दे देते हैं। अस्य ग्रंथस्य समीक्षात्मक अध्ययनम, अस्य ग्रंथस्य समीक्षा, अस्य तुलनात्मकम अध्ययनम, तस्य सर्वांग चिंतनम, इदम इत्थम कृत्वा अस्माभिः शोधोपाधि प्रदीयते। क्या इससे कल्याण होगा? शोध का मतलब ही है जो भी क्रिटिकल हैं, चाहे सामयिक हो या शास्त्र में हो कहीं, वो उसको गंभीरता से जब एक ही विषय को विविध दृष्टियों से छात्र देखता है, तब वो कुछ निष्कर्ष निकालता है। वो उसका सारे पक्षों को, खंडन मंडन को देखते हुए तब वो तथ्य स्थापित करता है। हम क्या करते हैं? हमें इससे बचना होगा। ये एक चुनौती है जो हम उत्तम शोध को नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे मानक, जिससे हमारे तथ्य सामने नहीं आकर के और सदोष होते जा रहे हैं। पता नहीं कितने कितने थीसिस भगण के समीक्षा में करवा दिए गए होंगे, लेकिन क्या देखिए क्या निकला। अरे एक छात्र एक ग्रह का भी भगण के मान में कम कोशिश करे कि ये जोड़ने से ये ठीक हो रहा है, वो बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि होगी। हम 200-300 पेजों को ये बच के कह के निकल जाते हैं आसानी से। और ज्योतिर्विज्ञान में तो और स्थिति है। अभी देखिए हम ज्योतिर्विज्ञान कह रहे हैं, जब विज्ञान की बात चलेगी तो हम धीरे से ज्योतिष शास्त्र में चले जाएंगे, कहेंगे शास्त्र है, ये पारंपरिक विद्या है, इसमें चीजें विज्ञान की बात न करें। और जहां मन करेगा परंपरा से हटके कहेंगे अरे ये तो एक विज्ञान है। पता नहीं हम क्या करते हैं। अगर विज्ञान ही है तो के रूप में आप स्थापित करें। और आप तो गणितीय काम करते हैं, गणित का कार्य है, तो ये तो विज्ञान है ही। इसमें नॉन-मेष की संभावनाएं हैं, इसमें अंतर आएगा ही। कोई संसार का व्यक्ति नहीं कह सकता, चाहे एक्सपेरिमेंटल एरर हो या सामान्य एरर हो, आएंगे ही। इसे ठीक करना होगा हमको। तीसरी जो चुनौती है, ज्योतिष शास्त्र में सैद्धांतिक या करण ग्रंथों में तो कुछ है, सिद्धांत ग्रंथों में आप देखें, जैसे ग्रह आदि का निर्माण, ग्रह के ज्ञान अभिज्ञान, उसमें उदाहरण की कमियां हैं। आम छात्र जब पढ़ने आता है, हमने उपपत्ति गुरु से पढ़ी, हमारे गुरु जी उपपत्ति पढ़े थे, हम भी अपने चेलों को उपपत्ति बना के पढ़ा करके अपनी इतिश्री मान लेते हैं, हो गया। इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे भाई, उदाहरण समझ नहीं पाता, वो भी उपपत्ति रट लेता है। उपपत्ति, और कई ऐसे आचार्य हैं, अभी भी हैं वर्तमान में, जो कहते हैं कि आपके यहां गणित की पढ़ाई नहीं होती, उदाहरण की पढ़ाई नहीं। कोई बच्चे को मंदफल बताना आप लोग नहीं बताते, कैसे निकाला जाएगा?
उदयांतर कैसे निकाला जाएगा? रोज रोज का उदयांतर निकाल के दिखाओ बेटा। एक नहीं बना पाता है छात्र। क्यों? उदाहरण वाले ग्रंथ नहीं। किस आधार पे वो बताई, कहां से वो पढ़े? हमें ये हमारा दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को संरक्षित करने के लिए कम से कम जितना हो सकता है, नहीं करेंगे हम 10 उदाहरण एक व्यक्ति भी अपने जीवन में बना दे, तो हमें लगता है आने वाले 2-4 साल वर्षों में, 200 वर्षों में ये समस्या, तो उससे आगे वह बच्चा सोचेगा, वहां नहीं सोचेगा। फिर उसे उस स्तर पे नहीं आना पड़ेगा कि अरे तो मंदफल बनाने के ही नियम है। जब मंदफल का बनाने का नियम सर्वविदित हो जाएगा तो यह सोचेगा कि मंदफल में एरर कैसे आ रहा है, उसके पास तो बेस ही नहीं। इस तरह की ऐसे ग्रंथाभाव हैं जिसमें उदाहरण की कमियां हैं। कनिष्ठ का अधिष्ठित है, गणना में एकाध हैं, उसके आधार पर गणना हम ना बच्चे को सिखा सकते, ना पढ़ा सकते, ना स्वयं पढ़ सकते। तो जरूरी है हमारे शास्त्र के जो अग्रण्य विद्वान हैं वो इस तरह की कोशिश करें कि उदाहरण को बनाएं, उदाहरण को रखें, उदाहरण से पढ़ाएं। ये एक चुनौती है पढ़ने वाले बच्चों के पास। प्रैक्टिकल नाम से हम एकदम से दूर होने लगे। पंडित कल्याण दत्त शर्मा के बाद तथाकथित ही हैं, बहुत कम हैं। 1-2% हैं जिन्हें प्रायोगिक अध्ययन का ज्ञान है, जो वेद करते हो नित्य, वो भी करते हैं कि नहीं संदेह है। तो हम जो इस परिणाम को लाएंगे, परीक्षण कहां करेंगे? उन्नतांश नतांश कहां आएगा? क्रांति कैसे आएगी? कहां ज्ञान करेंगे? ये बनाए हैं गणित में वो सही है कि नहीं? मित्रों, ये चुनौती है। प्रायोगिक ज्ञान ही हम छोड़ दिए। बच्चों की गुरु परंपरा में देखिए, गुरु वेदशालाओं पे लेके जाता था, बच्चे को वेद का ज्ञान करता था। ये देखो बेटा, यहां इतना आज सूर्य इस पे है, इतना नतांश हो गया, ये जाम्योत्तर भित्ति में ऐसे बना है, ऐसे बना है। तमाम सम्राट यंत्र से लेकर के यंत्रों तक के विषय में, कपाल यंत्र के एक एक राशि के यंत्रों को, बलय को समझाता था। कहां हो रहा है? कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय हो रहा है जहां वहां कार्य हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। अब उससे दूर हम होते जा रहे हैं। अब वो किस लिए है? दर्शकों से टिकट वसूलने के संसाधन हैं हमारे वेदशाला। पूरा तात्विक का लेकर रख लेते हैं, संरक्षणीय ये है। जैसे है ना, घर में कोई बड़ा सा बकरा पैदा ले लिया, 2-4-5 क्विंटल का, तो उसे संग्रहालय में रख दिया जाता है। एक दीवार बन गया, बस ये संग्रहालय आएंगे टूरिस्ट से पूरा तात्विक वाले पैसे कमा रहे हैं। मान मंदिर है संस्कृत विश्वविद्यालय का, मान मंदिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, मान मंदिर है हमारे संस्कृत महाविद्यालयों का। किसी को पता नहीं, पूरा तात्विक का ताला लगा हुआ है वहां। कैसे प्रयोग कराएंगे? अब प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे परिणामों का परीक्षण कहां होगा? यह चुनौती है मित्रों। प्रायोगिक ज्ञान का अभाव एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, जहां परीक्षण का कोई अवसर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। टेलीस्कोप की बाद की बात है, वो तो उन्नत स्तर की परंपरा है। पहले हम थोड़ा सा अंतर तो जान लें, मध्यम मान जाने, तब तो स्पष्ट मान का भी ज्ञान होगा। हमें तो मध्यम का ही ज्ञान नहीं। संहिता जो स्कंद है हमारा, तीसरा स्कंद, उसका लोप हो गया। कई विद्वान हैं देश में जो संहिता के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसमें भी गिने चुने होंगे। अभी बड़ी खुशी हुई, हमारे वो नागपुर से कृष्ण कुमार पांडे जी ने बहुत सारा कार्य शुरू किया है। बड़ा आनंद आया सुन के उनका, उनके व्यक्तित्व को नमन है, जिन्होंने ऐसी परंपरा जो नष्ट होने जा रही है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जुआ को सतत नमन है। और जरूरत है मित्रों कि हम एक एक चीजों को लेकर के आगे बढ़ें। कहने को हम विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, बहुत सारी बातें करते हैं। अरे विज्ञान के बहुत खंड हैं,
पदार्थ का अन्वेषण तोड़ के किया जाता है, पदार्थ का अन्वेषण जोड़ के कभी नहीं किया जाता। विशिष्ट ज्ञान के लिए कई सापेक्ष दृष्टियां होती हैं। विषय को जब बहुत सारी दृष्टियों से भेद करके देखने लगते हैं तब वो विज्ञान बनता है। हमारे विज्ञान में नहीं खंड होंगे, हमारे यहां भी खंड होने चाहिए। आदरणीय कुलपति देवी प्रसाद त्रिपाठी जी कहा करते थे कि ज्योतिष एक फैकल्टी का नाम है, वो फैकल्टी ऑफ साइंस है। तो साइंस है तो इसके विभागों में हम बढ़ाएंगे नहीं, हम विभागों में स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। एक फिजिक्स रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, फिजिक्स के बहुत सारे खंड करने पड़ेंगे। एक बायो से काम नहीं चलेगा, बायो के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को बहुत विभागों में बांटना होगा। वैसे ही संहिता के खंडों को बहुत सारे खंडों में विभाजित करके जब हम करेंगे तब मित्रों इस चुनौती से हम निवृत्त होंगे। और तब हमारा जो हमारे ऋषियों की परंपराओं की जो देन है, ऋषियों के जो लेखन का जो परिश्रम है, साफल्य उसकी सफलता। फलित शास्त्र को लीजिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है ज्योतिष के साथ। बस आज ज्योतिष का मतलब एकाधिकार है, फलित। कितना ही बड़ा सिद्धांत का विद्वान है, अच्छे अच्छे तेज लोग हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन परिणति क्या है? कुंडली देखना, कुंडली बनाना। अरे गजब हो गया। ये तो आपने लोगों ने सुधाकर पंडित आचार्य प्रवर सुधाकर द्विवेदी जी की जो संकल्पना थी 100 वर्ष पहले, उसको आपने यथार्थ रूप दे दिया। आधुनिका दैवज्ञ फलमात्रैक वेदिनः। अब क्या है? उन्होंने तो भविष्य को लेकर लिख दिया था, उसी धारा पे हम चलने भी लगे। व्यंग, उनके व्यंग को हम लोगों ने सामान्य वचन मान लिया, विधि वाक्य मान लिया। बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, बस कुंडली बनाना, कुंडली देखना, पैसा आता है, अर्थोपार्जन मिलता है, ऐसा आराम, नाम जस, 2-4 आगे पीछे लोग जुड़ जाते हैं, हम अपनी इतिश्री मान लेते हैं। हम अपने को बहुत बड़े गर्वान्वित महसूस कर। ऐसी बात है। इस फलित के एकाधिकार को बचाना होगा। केवल फलित वो नहीं है, फलित शास्त्र के आगे पीछे की भी जो परंपरा है उसको भी हमें संरक्षण करना होगा, देखना होगा। फल मात्रैक वेदिनः बन करके हम ज्योतिष नहीं कर पाएंगे, ज्योतिष की चुनौतियों से सामना नहीं कर पाएंगे। अगर आप आए, अंतिम जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, शास्त्रीय दृष्टि से गुरु परंपरा की कमी, ये भी एक चुनौती है। हम गुरु के जितना समीप होते थे उतना हमें अभिज्ञान कराया जाता था। पंडित हीरालाल मिश्र गुरुजी स्वर्गीय हो गए, नहीं हो गए, जहां भी हैं, उनके यहां हम लोग पढ़ने एक आध बार शाम को जाते थे तो उन्होंने हमको पहली बार पहचानवाया कि ये शुक्र है, बृहस्पति है। ये महाविद्यालय में ज्ञान इसका हमको नहीं होता, क्योंकि रात्रि में महाविद्यालय नहीं चलते हैं, विश्वविद्यालय। हम जिस परंपरा में, जिस समय में, जो सामयिक स्थिति है, वो 4 बजे 5 बजे बंद हो जाते हैं। गुरु के घर जाकर के, गुरु के पास जाकर के, गुरु सन्निधौ जो बात कही गई है, वो गुरु परंपरा खत्म हो गई। अब तो अध्यापक परंपरा, हम लोग सीधे सीधे जो हमारे यहां लिखा है, जो अध्याप्यते वृत्त्यर्थम उपाध्याय समुच्यते, अब तो उपाध्याय बन गए हैं हम लोग। और इस गुरु परंपरा को लाना होगा। ये गुरु परंपरा की कमी, ये भी एक चुनौती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में बहुत ऐसे विषय हैं जिनको केवल पढ़ा के नहीं समझाया जा सकता, दिखा के, उदाहरण देके, संसार के उदाहरण देके, लोक भाषा में उदाहरण देके, बहुत सारी बातों को मैं छोटी सी उदाहरण दूंगा, वही पंडित हीरालाल मिश्र गुरु जी की। एक बार काष्ठ संग्रह मुहूर्त पढ़ा रहे थे, मुहूर्त चिंतामणि को, 1993 की बात है। मुझे याद ही ना, सारे श्लोक याद हो जाओ। उनकी परंपरा थी, आज श्लोक सुनाओ कल पढ़ो, न सुनाओ मत पढ़ो।
तो सूर्य छाद्र सभई रथा स्थलगत ही पाकई रसी, इसके आगे मुझे याद ही ना हो, आज भी नहीं याद है। मैं 2 दिन गया, गुरुजी ये श्लोक नहीं याद हो रहा है, पता नहीं क्यों। कहे अच्छा, तो कहे लिखो। हमने लिखा, लिखो, सूर्य रिक्ष से खट भलो खट खोटो शुभचार, 4 अशुभ शुभचार है गोईठा धरो विचार। ऐसे गुरु की जरूरत तो कब पड़ेगी, जब हमें अभिज्ञान, हमें जानेगा तब न कि हमें ये काम नहीं हो रहा। और उन्होंने वो याद करा दिया, आज भी मुझे देखिए याद है। और इसी से मैं अपना काष्ठ संग्रह मुहूर्त के हिसाब बैठा लेता हूं, सूर्य नक्षत्र से कैसे कैसे क्या करना। इसकी कभी एक चुनौती है हमारी ज्योतिर्विज्ञान में, क्योंकि हम प्रायोगिक विद्या के साथ हैं। हर जगह वो हमें बताएगा ये नक्षत्र यहां गया, लघु सप्तर्षि यहां है, सप्तर्षि यहां है। हमारे बीएचयू में आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरुजी थे, वेधशाला खोलते थे वो। लघु तारा मंडप ऊपर बना था, कई बार हम लोगों ने खोला, साफ किया, और गुरुजी बताते थे तो हम देखते थे कि आकाश कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे उदय होता है, कैसे अस्त होता है। उसमें दिखाते थे कैसे धीरे 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 रात्रि हो जाती थी दिन में बैठ करके वहां। लघु सप्तर्षि क्या होता है, बृहद सप्तर्षि क्या होता है, कौन बताएगा। ध्रुव तारे का ज्ञान दिन में कराया जाएगा, 4 बजे तो विश्वविद्यालय बंद हो जाता। तो हमें उस परंपरा को ग्रहण करना। मित्रों, अब आते हैं, एक और दृष्टि है मेरी, यह तो शास्त्रीय दृष्टि है, समय कम है। एक और मैंने दृष्टि देखी क्या, यह है सामाजिक दृष्टि। यह भी चुनौती है हमारे ज्योतिष शास्त्र के लिए। मैं मानता हूं बहुत सारे शास्त्रों के लिए, सठ शास्त्र ही नहीं, चतुर्दश विद्याओं के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे अंश हैं जो आपसे शेयर करना जरूरी मैं समझता हूं। सामाजिक दृष्टि से सबसे बड़ा देखिए, आज ज्योतिष के नाम पे एक भ्रामक तथ्य परोसा जा रहा है कहीं कहीं, जिसका ज्योतिष से कोई संदर्भ नहीं। आप टीवी खोलिए, कोई चैनल खोलिए, कोई ज्योतिषी जरूर आपको प्रातः मिल जाएगा। उसे शुद्ध शुद्ध नवग्रह के नाम का उच्चारण करना नहीं पता है, ग्रह के मान, ग्रह के स्थितियों का तो बात ही अलग है। राशियों के अधिपति पढ़ लिया है, कुछ रट लिया है 2-4, बस ज्योतिषी बन गए। लंबा टीका लगा के, लंबी दाढ़ी लगा के, लाल पीला हरा नीला पहन करके, और जो तथ्य परोस रहा है वो सारे भ्रामक हैं। काल सर्प लगा देगा, जो मन करेगा, जोग लगा देगा, समाज का शोषण करेगा, ठगी करेगा। अब कदाचित शास्त्री का बच्चा वह टीवी खोल के देख रहा है तो जो सत्य पढ़ा है अपने शास्त्र, उसमें भी उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है उस भ्रामक तथ्य के परोसने के कारण। एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार आजकल होने लगा। ज्योतिष के विद्वान नहीं है, क्या बताऊं, दुख होता है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक से योग, एक से एक बढ़ के लोग हैं, एक से एक योग्य हैं। वेद पे काम है विनय कुमार पांडे जी का। ग्रहण की चर्चा होगी तो फलित का आदमी बैठा के वहां पे फलादेश करवाया जाता है, जिसको ग्रहण लगने की प्रकृति का पता नहीं है, और टीवी में बैठा दिया जाता है, डिबेट में बैठा दिया जाता है। ये देखिए ज्योतिष और विज्ञान का घमासान, ये तथ्य क्या परोस रहे हैं आप, जिसे ग्रहण का भी ज्ञान नहीं, स्थित्यर्थ विमर्दार्थ का ज्ञान नहीं, छात्र छातक बिंब का ज्ञान नहीं, ग्रहण के अभिज्ञान में लाइव बैठा देते हैं। ऐसे में शास्त्र की रक्षा नहीं होगी। ये भ्रामक तथ्य को हमें रोकना होगा, और बताऊंगा अंतिम में कैसे रोका जाएगा। नहीं, ये चुनौती है हम लोगों के सामने, इसको हमें हटाना होगा, बचाना होगा। जैसे फिजिक्स की केमिस्ट्री पर बोलने नहीं जाता, वैसे हमें भी ये करना होगा कि हमारा विषय जो नहीं है उस पर हम जाकर के लाइव न दें, हम ना बोलें, क्योंकि हमसे गलती होगी, क्योंकि हमें उसका भी ज्ञान नहीं है। अधूरा ज्ञान लेके चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकते।
ये कारण है, समाज भी कारण है मित्रों। दूसरा, समाज को भी दोषी मानता हूं, यह भी एक चुनौती है। स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इस दिन स्नान दान पूर्णिमा, इसके बाद भी कुछ लोग हैं जिसको बोलते हैं अधकचरे ज्ञान वाले। वो कहते हैं अरे पूर्णिमा तो परसों भी 6:10 तक है, अरे नवमी तो कल भी है, अष्टमी आज क्यों लिखी गई, नवमी अरे आज क्यों लिखी गई। ये समाज जो है ना विचित्र कर देता है। आज तो सुख शनिचरी योग है, ज्योतिषियों को भी पता नहीं है। आज तो ये बार है, आज तो ये एक पर्व ऐसा नहीं होना चाहिए, आज अष्टमी आज है तो कल क्यों मनाई जा रही है, एकादशी आज है तो कल का क्यों रखेंगे हम व्रत। अरे आदरणीय सभ्यजन, जब पंचांग का निर्माण आप नहीं कर सकते, तिथि नक्षत्र आदि का ज्ञान आप नहीं कर सकते, तो कम से कम जो स्थितियां दैवज्ञ ने लिखा है उसको स्वीकार करके आप आचरण करिए, उससे आपको पुण्य मिलेगा। आपको उस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है आधा ज्ञान लेकर के। आप क्या जानते हैं संगम काल, एकादशी का निर्णय आप जानते हैं, व्रत पर्व त्योहारों के निर्णय का स्मृति ग्रंथों को आपने कभी देखा है। हमें इससे बचना पड़ेगा, यह बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समाज को सुशिक्षित करना पड़ेगा। जहां जाएंगे हम उस समाज को बताएंगे कि नहीं, आप ये नहीं, सीधे जिस दिन पंचांग में लिखा है उस दिन आप ग्रहण करें, क्योंकि पंचांग बड़ी परिश्रम से बनाता है, जो भी पंचांग करता निर्माण करता है। और तीसरी समस्या क्या है सामाजिक दृष्टि से, पाठ्यक्रम देखिए। शायद माननीय हमारे कुलपति जी सुन भी रहे होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम सुनाएंगे रिकॉर्डिंग करके उनको। माननीय कुलपति जी, पाठ्यक्रम देखिए, कम से कम 15-16 विश्वविद्यालय इस देश में चल रहे हैं संस्कृत के, सबके पाठ्यक्रम विचित्र ढंग के हैं। जिसको जैसे मन करता है पाठ्यक्रम बना देता है। कोई किसी का पाठ्यक्रम अनुकरण कर लेता है, कोई किसी का नहीं मानता। कहीं 2 ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के रह करके 4 ग्रंथ फलित का एक संहिता का रह करके ज्योतिष की डिग्री दी जा रही है। कहीं ज्योतिष में फलित में सिद्धांत मिला दिया जा रहा है, कहीं सिद्धांत का कुछ कर दिया। ये कैसे चलेगा? इस पाठ्यक्रम से कैसे अच्छे बच्चे तैयार आप करेंगे? वो तो आपके यहां से निष्पन्न आचार्य होके आएगा। हम तो उसे तत्व विवेक से प्रश्न पूछेंगे शिरोमणि से, उसे तो नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य सिद्धांत उसके आचार्य में लगा हुआ है। हमारे यहां शास्त्री में सिलेबस का उन्नत स्तर होना चाहिए। नामांकन में ही हम कई जगह ये भ्रांतियां हैं। 10+2 के बाद क्या करते हैं? कई जगह अच्छा है कि शास्त्री में आप जो विषय लेना चाहें ले, कई स्थानों पे ऐसे नहीं, पर से पढ़ के पूर्व मध्य प्रवेशिका किया हो, पूर्व मध्यमा किया हो, उत्तर मध्यमा किया हो, तब शास्त्री में लेंगे। आपको पता है आपने बहुत बड़ा अवरोध खड़ा कर दिया। हायर सेकेंडरी ऐसे ही कहा जाता है, स्नातक नहीं है वो। तो शास्त्री की उपाधि, वहां शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। शास्त्र देते तो वहां शास्त्री वहां नहीं करते, शास्त्री यहां कहते हैं। आप सिलेबस में देखें, सीबीएसई के सिलेबस में 11-12 में जो संगणक लेके पढ़ता है, उसमें प्रोग्रामिंग के कई सारी बातें हैं। अगर वो सीख करके आता है और वो ज्योतिष में हमारे आता है तो हमारे लिए तो उत्तम है ना। कम से कम C++ जावा में कुछ काम तो करेगा। हमने तो वहीं अवरुद्ध कर दिया, नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। अगर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान है तो इसे विज्ञान की अवधारणा से देखना होगा, आगे बढ़ाना है, इसको इन चुनौतियों से सामना करना है, चुनौतियों से बचाना है, रक्षा करना है, तो इसकी जरूरत है। हम सिलेबस ऐसे बना देते हैं, जो पाठ्यक्रम किया बना देता है। आपने तो वहीं रोक दिया। और जब परंपरा से पढ़ के लड़का आया, वो आधुनिक ढंग से कैसे सोचेगा? वहां हमें खुला रखने की जरूरत है। और नहीं तो आप उत्तर मध्यमा स्तर पे उन विषयों का ज्ञान दीजिए जो आज हमारे लिए सामयिक दृष्टि से आवश्यक है। हमारे आगे चल करके आज के परिवेश, आज की संसार के साथ हाथ में हाथ मिला करके
चल पाएगा और अपने शास्त्र को उन्नति दे सकेगा, शास्त्र का लाभ दे सकेगा। छात्र भी चुनौती है। आजकल पढ़ने वाले छात्र कम, उपाधि वाले ज्यादा आते हैं। मैं ज्योतिष की बात करूंगा, मैं ज्योतिष में हूं, ज्योतिष का खाता हूं। कुछ छात्र आते हैं, कुंडली बनाना सीख लिए, शास्त्रीय आचार्य कर लिए, इतिश्री अपने को मान लिए, कर्मकांड का आश्रय लेकर के कुंडली मानते हैं कि हो गया मेरा। कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये देखते हैं कि किस गुरु का बहुत बढ़िया है, मार्केट में कौन गुरु ज्यादा चल रहा है, उसके पीछे लग जाते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के। गुरु जी जाएंगे हमारे कहीं सिलेक्शन कर देंगे, बस एक उसे डिग्री से मतलब रहता है। अरे आप जाके वहां पढ़ाओगे क्या? आप गुरु की सेवा करो, सबसे अच्छी बात है। जाके पढ़ो तो गुरु के सानिध्य में, गुरु से अध्ययन तो कर लो। इस लोभ में तुम उस गुरु के पास क्यों जा रहे हो कि ये गुरु हमारा कल्याण कर देगा और अमुक गुरु? आप पढ़ो, वो लाभ तो लो आप पहले। और कुछ छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, छात्रों की भी कई श्रेणी बन जाती है। छात्रों को हमें अच्छी तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हमें इन विरोधाभासों से दूर करना पड़ेगा, तब हमारी ज्योतिष शास्त्र की चुनौतियां खत्म होंगी। अध्यापक भी हैं मित्रों, ऐसा नहीं कि छात्र ही दोषी है। कई छात्र सोच रहे होंगे, कई अध्यापक हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते। ज्ञान होते हुए यदि उनके पास अज्ञानता है तब तो मैं मान रहा हूं कि हो सकता है बहुत सारी बातें होती हैं। ज्ञान होते हुए वो बैठ के पढ़ाना नहीं चाहते। कैसे छात्र हमारा शिक्षित होगा? कैसे वह सीखेगा? हम अपनी विद्या जिस दूरी तर, आखिर नेपच्यून, प्लूटो आदि ये जो एरिस्टोटल वगैरह जितने हुए, जितने दार्शनिक परंपरा के हुए या जितने हमारे ज्योतिषीय खगोलीय परंपरा के लोग हुए, एक से दूसरे ने आगे बढ़ बढ़ के सूर्य सिद्धांत नहीं रहता तो उसके दोषों को भास्कराचार्य नहीं दिखा पाते, और भास्कराचार्य के जन्य स्थूलताओं को कमलाकर नहीं छू पाते, और तीनों के गणितीय प्रक्रिया करने के बाद आचार्य केतकर को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थूलता ही है जो उन्होंने किया, वहां तक मार्ग बना हुआ था, आगे इन्होंने चला। ऐसा नहीं कि शुरू से ये मार्ग बना करके ले गए। तो ये ऐसे अध्यापक भी एक चुनौती के रूप में है। ऐसे अध्यापकों को शिक्षित करना होगा, ऐसे अध्यापकों में रुचि जगानी कर देगी। और हमारे जैसे अध्यापकों का दायित्व है कि हम सब छोड़ करके पहले हम अध्यापन के लिए, अध्यापक का नाम सार्थक तब करेंगे जब हम अध्यापन करें, सीखें। नहीं आता है वो सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। प्रशासन भी चुनौती के रूप में है, जो हमें अक्सर ऐसे कई प्रशासनिक लोग होते हैं, प्रशासन के लोग जो हमें भ्रमित करते रहते हैं। हम मूल से हट, हम दूसरी दिशा में अवगाहित हो जाते हैं और ये चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। बाद में क्या करें, इसका समाधान कैसे करें? नियुक्ति है, एक अंग है, देखिए उसका। अच्छे लोगों की नियुक्ति करिए आप, अच्छे अध्यापक को लाइए, संस्थान अच्छा होगा, उपज अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे। अब अच्छे की परिभाषा बड़ा कठिन है, क्योंकि सब डिग्रियां तो हम बांट दिए हैं, सारी उपाधियां तो हम बराबर रूप में बांट देते हैं, समान रूप में विभाजित कर देते हैं। एक लड़का पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता। एक ने पूरे अपने जीवन को गंवा दिया अध्ययन में। अब जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसके मां बाप उसको हल्दी और दही का चंदन करके, शुभकामना करके, शुभ शकुन करके, बेटा बहुत पढ़े हो, वो पढ़ा भी है, वो जाता है इंटरव्यू देने। उसे उस स्तर की बात होती है जो कि स्वयं जो प्रश्न करता है वो खुद को भी नहीं पता है कि हम क्या पूछ रहे हैं, और जिसे करना है उसे ऐसी बात रख दी जाती है, आहा क्या नाम है आपका,
रमेशः, आह क्या बात, ये तो संस्कृत भी जानता है। हमने हिंदी में पूछा, रमेशः बोल दिया। क्या इससे हमारा कल्याण होगा? हम अपने शास्त्र की बात करते हैं, अब विज्ञान मान रहे हैं, गणना के शास्त्र को मान रहे हैं। ऐसी ऐसी नियुक्तियों से हमारा कल्याण नहीं होगा और हम दूर होते जाएंगे, हमारा परिणाम दूर होता जाएगा। आपका आर्द्रा महीना वहीं का, आर्द्रा का नक्षत्र वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। 8 दिन 10 दिन पहले ही रुपाई खत्म हो जाएगी। आप लेके आर्द्रा में गाते रहिए कि चाहिए, रुपाई करना चाहिए। ऋतुओं का सामंजस्य नहीं रहेगा। आप अपने ढोते रहिए, अपना ढोल तगाड़ा बजाते रहिए, कुछ दिन बाद आपको संसार से निकाल दिया जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है इस विद्या का। उस विद्या में बने रहने के लिए हमें नूतन आविष्कारों को स्वीकार करना होगा और उसे सम्मिलित करके अपनी दृष्टि के अनुकूल कार्य करना होगा। नहीं करेंगे, जब हम नॉटिकल से ही लेके ग्रह बनाएंगे, नॉटिकल से लेके ही ग्रहण लिखेंगे, तो कुछ दिन बाद हमें निकाल के फेंक दिया जाएगा। आपके ज्योतिष की क्या जरूरत है? नॉटिकल से ही तो हम कर लेंगे, क्यों लेके करें? हम क्यों नहीं नॉटिकल के तुल्य बनाएं? ये चुनौती तो है हमारे सामने, और ये उत्तम अध्यापक, उत्तम लोग, उत्तम छात्र ही कर सकते हैं। और उत्तम हमें बनाना होगा, उत्तम कोई पैदा नहीं होता। ये हमारा धर्म है, हमारा गुण है। हमें इसको अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करके करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं मित्रों। आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक दिन कहा था, एक ज्योतिष शास्त्री हमारे संकाय की तरफ से अध्यक्ष जी ने रखा था सेमिनार, उसमें कि आज हमारे सामने एक संगठन नहीं है। यह भी एक चुनौती है। हम अपनी बात झोला छाप जो ज्योतिषी हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं लिए, जिस तरह कथावाचकों की स्थिति है, पता नहीं कौन धर्म किसका है, आचार्य लगा लिया, बापू लगा लिया, पराशर कुछ भी लगा लिया और बस आके बोलने लगता है। वैसे हमारे ज्योतिषी की स्थिति है। आज एक हमारे सापात संगठन होता तो हम भी उसके ऊपर क्लेम करते कि नहीं, जिसके पास आचार्य की उपाधि है वो ये कार्य करे, जिसके पास शास्त्री की उपाधि है किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वो ये करे, जिसके पास डिप्लोमा का है वो ये करे। मेरे पास कोई संगठन नहीं, हम किसी को रोक नहीं सकते। हम अपने खिलाफ भी अपनी बातें सुन सकते हैं। परिश्रम करने वाले, नहीं परिश्रम करने वाले सारे एक श्रेणी में हैं। तो हमारे संगठन का अभाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें संगठित होकर के एक हमें समूह बनाना होगा जिसमें हमारे जो वृद्ध गुरुजन है वो मार्गदर्शक के रूप में रहे, जो युवाजन है वो हमारा संचालन करें, हम उसमें सीखेंगे। फिर आने वाली परंपरा, जैसे चिकित्सा है, आप देखें एक प्रविधि से, एक सेम पाठ्यक्रम से, एक प्रायोगिक धर्मिता से वो कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं? क्या किसी चिकित्सक से हम कम हैं? कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं चिकित्सक ज्यादा कमा लेता है। हमारे यहां बहुत ज्योतिषी जो लोग हैं जिन्होंने कुंडली बना करके रिकॉर्ड तोड़ दिया, पैसा कमा करके रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वो खुद अपने से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? एक सिद्धांतिक सरणी या परंपरा नहीं है उनके पास भी। दुखित होते हैं, खुद अपने पे वो सोचते होंगे कि मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। हमारे पास कोई संगठन नहीं जहां हम जो उसको जो मन हो, झोला छाप ज्योतिषी भी आकर के हमारे जो शैक्षणिक बातों का अध्यापक इनको कुछ भी बोल जाता। हमारे पास कोई ऐसी संस्था उदाहरण नहीं। मित्रों, कहां गए ये लोग? कहां गए? क्या सामंत चंद्रशेखर देवता थे? महाराष्ट्र से पधारे आचार्य केतकर क्या थे? बापू देव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, मैथिल ब्राह्मण आचार्य मुरलीधर ठाकुर जी,
प्रतिभाएं कहां गई? आज इस शताब्दी में इनकी कमी हमें खल रही है, और यही कारण है ऐसे विद्वानों के न होने से ये चुनौतियां उभरने लगी। और ऐसा ना हो कि इस चुनौतियों के समुद्र में हम डूब जाएं। आचार्य कपिलेश्वर शास्त्री, आचार्य सिद्धांत के आचार्य झा जी, आदरणीय पंडित रामव्यास पांडे जी, पंडित हीरालाल मिश्र गुरु जी कहते थे हमारे गुरु हैं। आचार्य जी पंडित श्रीश चंद्र पांडे जी, ऐसे सिद्धांत के विद्वान, केदारदत्त जोशी जी, रामयत्न ओझा जी जिन्होंने विश्व पंचांग को बनाया, पंडित हृषिकेश उपाध्याय, तत्कालीन कितने संस्कारों को करके एक सुसज्जित ढंग से हृषिकेश पंचांग की नींव रखी। जब देखेंगे तो सामयिक सारी गतिविधियां ठीक थी जब उन्होंने निकाला था। सबका परिमार्जन करके आज अंतरित हो गया, क्योंकि वो परिमार्जन का ज्ञान नहीं रहा, उस परिमार्जन को हमने नहीं ठीक किया। आधुनिक विद्वान में देखें आप, प्रतास्मरणी रामचंद्र पांडे जी, सुखदेव चतुर्वेदी जी, फलित शास्त्र का द्वितीय विद्वान, ओंकारनाथ चतुर्वेदी जी, पंडित केदारदत्त जोशी जी थी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे। उनके ग्रंथ को देखने पे पता चलता है। मैंने तो किसी को बहुत कम जानता हूं, मैंने उनके ग्रंथों से उनको देखा। मुरलीधर ठाकुर जी के ग्रंथों को से देख करके पता चला कि ये प्रतिभा कैसी थी। केदारदत्त जोशी जी की जो टीका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या थी। बापूदेव शास्त्री सुधारने के बाद आपको पता चलेगा। आज जो वर्तमान में हमारे पास है, रामचंद्र पांडे जी हो गए, शिवाकांत झा जी हो गए, रामचंद्र झा जी हो गए, और बहुत सारे विद्वान हैं जिनसे हमें कुछ आज तो वो कम से कम हमारे समक्ष हैं, जो हमारे संस्कारों को संस्कृत करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कल वो न रहेंगे तो कौन बताएगा कि हमें यहां इस संस्कार भूल रहे हैं, गुरु जी यहां पे कैसे करें, यहां पे अंतर ऐसे है, कैसे ठीक करें। अब हमें जागना होगा, अब हमें उस पथ पे लौटना होगा। तब हम ज्योतिर्विज्ञान की वैज्ञानिकता से, ज्योतिर्विज्ञान की महत्ता से, ज्योतिर्विज्ञान की वेदांगता से समस्त संसार को एक लाभ अच्छा दे सकते हैं, अपनी संरक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हम डंके के चोट पे कह सकते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम कहते हैं कि हमारा मंगल, हमने जो कुंडली बनाई है ठीक है, दूसरा कहता है नहीं गलत है, 6 महीने का अंतर है, इनके गुरु में हमारे गुरु में भेद है, इनके शनि में हमारे, अरे हमारा आपका क्या, खगोलीय ग्रहों से का क्या लेना देना यहां से, हमारा आपका क्या है। ठीक है, देशांतर जन्य अंतर से वो दिखेगा, कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, जैसे ग्रहण नहीं दिखता है। अभी देखिए आजकल ग्रहण का फलादेश उपछाया का ग्रहण मान लिया जाता है। ग्रहण हुआ फिर भी फलोत्पादन की प्रवृत्ति वो अपना करके लाखों लोगों को टीवी पे फलादेश भी कर दिया जाता है, मेष का ये फल, वृष का ये, मिथुन का ये। जबकि सैद्धांतिक परंपरा में आचार्य कहते हैं ग्रहण जहां दृश्य नहीं हुआ, फल क्या उत्पन्न हुआ। मित्रों, आज जो समय है उस समय के सापेक्ष इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दोष परिमार्जन का अधिकाधिक उपाय हमें करना पड़ा। बिना किए हमारी जो ज्योतिष की वेदांगता है, ज्योतिर्विज्ञान की जो वैज्ञानिकता है, जिस दृष्टि से आप देखें, लोक में जो प्रसिद्धि, आज आप भी जाइए, आप दर्शन के महान विद्वान हैं, गांव में जाएं, लोग पट से पूछ देंगे एकादशी बता दीजिए कब है। अब आप कहेंगे मैं दर्शन का विद्वान हूं, आपको पंचांग देखना होगा, और वो पंचांग ही ठीक नहीं है। कैसे एक दर्शन का विद्वान एकादशी व्रत को करेगा जब उसके तिथि के मान को ही वो अच्छा नहीं है। कैसे वह वेद का विद्वान कर्मकांड यज्ञ आरंभ करेगा जब तिथि का सही अभिज्ञान ही नहीं है। काल विधायक शास्त्र ऐसे नहीं लोग कहते, मूर्धनि स्थितम ऐसे आचार्यों ने नहीं कहा।
इसलिए कहा कि ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, अप्रत्यक्ष इदम प्रत्यक्षम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम। हमें वहां पुनः देखना होगा, सोचना होगा। मित्रों, मेरा समय हो गया, 1 घंटे का वक्तव्य हमें आदेश दिया गया था। चर्चाएं तो बहुत होती हैं, मन बहुत करता है बोलने का। अगर किसी बात से कोई बुरा लगा हो, किसी प्रकार के कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं। और पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय गुरुकल्प कुलपति जी को नमन करते हुए, हमारे जो प्रमुख रूप से जिन्होंने सहायता की है, मधुसूदन मिश्र जी, तकनीकी रूप से और विषय को दृष्टि से, साथ ही अपने गुरु परंपरा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।